इस व्याख्यान में हम बात करेंगे जीएसटी के एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में। वो है सम्मिश्रण योजना यानी कंपोजिशन स्कीम। जीएसटी के प्रावधान काफ़ी जटिल है, जिनकी अनुपालना एक छोटा व्यापारी नहीं कर सकता है। यद्यपि अत्यधिक छोटे व्यापारी का कुल आवृत 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख रुपए तक होता है, तो उन्हें पंजीकरण करवाने से ही मुक्ति मिल जाती है। फिर भी ऐसे अनेक छोटे व्यापारी हैं जिनका कुल विक्रय आवर्त इससे अधिक है, परंतु वे अधिनियम के जटिल प्रावधानों को समझने में असमर्थ हैं। अतः यह सोचा गया कि ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जिनका आवर्त न्यूनतम कर मुक्त सीमा से अधिक है, परंतु 1.5 करोड़ रुपए से कम है और कुछ विशिष्ट राज्यों के लिए 75 लाख रुपए से अधिक नहीं है, के लिए एक अलग कर योजना बनाई जाए। इसके लिए अधिनियम में सम्मिश्रण योजना यानी कंपोजिशन स्कीम को लागू किया गया, जिसमें एक व्यक्ति अपने कुल आवृत्ति का 1%, होटल की दशा में 5% कर चुकाकर जीएसटी के जटिल प्रावधानों से मुक्त हो सकता है। बाद में यह भी लगा कि छोटे स्तर पर सेवा प्रदान करने वालों के लिए एक अलग योजना होनी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए 50 लाख रुपए तक की सेवा प्रदान करने वालों के लिए एक सरलीकरण योजना भी लागू की गई, यानी माल की आपूर्ति करने वालों के लिए सम्मिश्रण योजना और सेवा की आपूर्ति करने वालों के लिए सरलीकरण योजना। इन सभी प्रावधानों का अधिनियम यानी जीएसटी एक्ट की धारा 10 में वर्णन है। अतः इन सब की विस्तृत व्याख्या करने से पूर्व हमें धारा 10 का अध्ययन करना आवश्यक है। कंपोजिशन स्कीम संबंधी धारा 10 के प्रावधानों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन स्कीम में आने का आधार। बेसिस ऑफ कंपोजिशन टैक्स अधिनियम के अन्य प्रावधानों को ध्यान में न रखते हुए, परंतु धारा 3 एवं 4 जो उपधाराएं हैं धारा 9 की में वर्णित विपरीत कर के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यदि एक व्यक्ति का कुल आवृत 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो वह धारा 9 उपधारा 1 में वर्णित कर के स्थान पर घोषित दर से कर चुका सकता है, परंतु ऐसी कर की दर कभी भी इन दरों से अधिक नहीं होगी जिनका हम आगे उद्धरण करने जा रहे हैं। अधिनियम में अधिकतम निर्धारित दर सम्मिश्रण उद्धरण में आने वालों के लिए जीएसटी अधिनियम एवं नियमों में जिन अधिकतम दरों का उल्लेख है वे इस प्रकार है। ये दरें जीएसटी परिषद द्वारा समय समय पर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बदल भी दी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन व्यापारियों के बारे में जो निर्माता है और जिनका कुल आवृत उपरोक्त बताई गई सीमा यानी 50 लाख रुपए तक है, वो 1% की अधिकतम दर से कर चुका सकते हैं। अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड बी में वर्णित पूर्ति अर्थात मनुष्य का खाना एवं अन्य उपभोग की सामग्री एवं पेय पदार्थ, परंतु अल्कोहल यानी शराब को छोड़कर पूर्ति करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, यानी हम बात कर रहे हैं होटल एवं रेस्टोरेंट के बारे में, उनको कुल आवृत्ति का 2.5% अधिकतम कर चुकाना होता है। अन्य पूर्तिकर्ताओं की दशा में अर्थात व्यापारी अपने कुल आवृत्ति का 0.5% अधिकतम कर चुकाता है। यद्यपि परिषद की अनुशंसा पर सरकार अधिघोषणा द्वारा 50 लाख रुपए की इस सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए तक कर सकती है, जो कि 1 अप्रैल 2019 से लागू हो चुकी है। परंतु कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त प्रावधानों की प्रकृति का है, यानी 1%, 2.5% या 0.5% सेवा की पूर्ति भी कर सकता है, उन सेवाओं को छोड़कर जिनका उल्लेख अनुसूची 2 के पैराग्राफ 6 के अनुच्छेद बी में
है, अर्थात होटल एवं रेस्टोरेंट आदि की सेवा, बशर्ते सेवाओं का मूल्य कुल आवृत्ति का 10% या 5 लाख रुपए दोनों में से जो भी अधिक हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। स्पष्टीकरण यहाँ पर आवश्यक है। सेवाओं का कुल आवृत्ति ज्ञात करते समय यदि कोई कर मुक्त सेवा जमाओ, ऋण एवं अग्रिम को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है और जिसका प्रतिफल ब्याज बट्टे के रूप में मिलता है, उसे राज्य अथवा संघ क्षेत्र में कुल आवृत्ति की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऐसा धारा 10 उपधारा 1 में बताया गया है। चूंकि होटल व्यवसाय में संलग्न न होने पर कर की दर 1% है, अतः ऐसी सेवा पर भी कर की दर 1% ही होगी। कंपोजिशन डीलर पर विपरीत कर लगेगा। पूर्व में यह स्पष्ट नहीं था कि क्या कंपोजिशन डीलर को भी विपरीत कर देना होगा या नहीं, परंतु धारा 10 में संशोधन करने के पश्चात यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि कंपोजिशन डीलर धारा 9 उपधारा 1 में वर्णित अग्रगामी फॉरवर्ड टैक्स कर के स्थान पर कंपोजिशन डीलर के रूप में कर देगा, न कि उसे धारा 9 के सभी प्रावधानों से मुक्ति मिलेगी। अतः कंपोजिशन डीलर को विपरीत कर चुकाना होगा। कुल आवृत्ति की सीमा। कुल आवृत्ति की सीमा 50 लाख रुपए तो अधिनियम में उस समय सम्मिलित की गई थी। अब जुलाई 2017 में जब अधिनियम बन रहा था, प्रारंभ में सीमा 75 लाख रुपए थी, पर गत वर्ष 2018-19 तक 1 करोड़ रुपए थी। परिषद की अनुशंसा पर 2019-20 में 1 अप्रैल 2019 से इस सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कर की दरें। धारा 10 उपधारा 1 में वर्णित दरें व्यवहार में कभी भी लागू नहीं हुई। परिषद की अनुशंसा पर दरें बदल दी जाती है। जैसे पहले निर्माताओं पर 2% कर था और बाद में इसे घटाकर 1% कर दिया गया। पूर्व में धारा 10(1) एवं नियम 7 में समान दरों का उल्लेख था। चूँकि नियमों में परिवर्तन करना सरल होता है, अतः जीएसटी नियम 2017 के नियम 7 में संशोधित कर की दरों का उल्लेख है। वर्तमान में ये करें ही लागू है। करंट रेट्स ऑफ टैक्स एज गिवन इन रूल 7। एलिजिबल पर्सन ए मैन्युफैक्चरर, rate of tax cannot exceed the percentage of turnover in CGST and SGST. In CGST, it is 0.5% of the turnover in the state of union territory, 0.5% of the turnover in the state or union territory, that is in SGST. Restaurant service, 2.5% of the turnover in the state or union territory, 2.5% of the turnover in the state or union territory. We are talking about half of tax as discussed in previous lectures. CGST के लिए आधे और SGST के लिए आधा, यानी रेस्टोरेंट सर्विस में 2.5% CGST कर लगेगा और 2.5% SGST कर लगेगा। और अदर सप्लायर्स के मामले में भी 0.5% of the turnover of taxable supplies of goods and services, both inclusive in CGST, as well 0.5% of the turnover of taxable supplies of goods and services for SGST. इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि जो उपरोक्त दरें हैं जो मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस पर लागू होती है, कर मुक्त एवं कर योग्य माल एवं सेवाओं की आपूर्ति अर्थात कुल आपूर्ति पर वे कर चुकाएंगे, जबकि जो शेष रहे व्यापारी है वो केवल कर योग्य माल एवं कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति पर ही कर चुकाएंगे। धारा 10 एवं नियम 7 में वर्णित कर की दरों में बार बार अनुसूची 2 के पैराग्राफ 6 के अनुच्छेद B का उल्लेख आता है और वो इस प्रकार है।
ऐसे माल की आपूर्ति जो किसी सेवा के निष्पादन में भी हो सकती है या अन्य प्रकार से हो सकती है, जो कि मनुष्यों के लिए भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों के रूप में है या अन्य पेय पदार्थ है, मनुष्यों के लिए प्रयुक्त अल्कोहल अर्थात मदिरा, बियर, शराब को छोड़कर, चाहे ऐसी पूर्ति नगद राशि, विलंबित भुगतान या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले में हो। कुल आवृत्त। कुल आवृत्त में कर मुक्त एवं कर योग्य माल एवं सेवाओं के आवृत्त को आगे व्याख्यान में हम अलग से समझने का प्रयास करेंगे। सूटेबिलिटी अर्थात कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने की शर्त। सकल आवृत्त की सीमा में आने के बावजूद एक पंजीकृत व्यक्ति उपधारा 1 के कंपोजिशन के अधीन विकल्प चुनने का पात्र तभी होगा जबकि वह धारा 10 उपधारा 2A से धारा 10 उपधारा 2F में वर्णित सभी शर्तें पूरी करता हो, और वो शर्तें इस प्रकार हैं। ए, उपरोक्त धारा 10(1) में वर्णित सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य सेवा प्रदान नहीं करता है। यानी धारा 10(1) में उल्लेखित है कि एक कंपोजिशन डीलर 5 लाख रुपए या कुल आवृत्त के 10% के बराबर जो भी अधिक हो सेवा प्रदान कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कुल आवृत्त में सेवा का भाग इससे अधिक होगा तो वह योजना से बाहर हो जाएगा। बी, वह किसी ऐसे माल की पूर्ति में संलग्न नहीं है जिस पर इस अधिनियम में कर नहीं लग सकता। सरकार ने कुछ वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, जैसे पेट्रोल, डीजल आदि। अतः जब इन पर जीएसटी ही लागू नहीं है तो एक व्यक्ति इनका व्यापार करके कंपोजिशन डीलर नहीं बन सकता। सी, वह किसी माल की अंतर्राज्यीय जावक पूर्ति में संलग्न नहीं है। इस शब्द में दो महत्वपूर्ण शब्द है, माल और जावक। अर्थात एक व्यक्ति अंतर्राज्यीय माल की आपूर्ति नहीं कर सकता परंतु सेवाओं की कर सकता है। वह अंतर्राज्यीय माल को क्रय कर सकता है परंतु विक्रय नहीं कर सकता। वह आयात तो नहीं कर सकता परंतु निर्यात कर सकता है। डी, वह ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल नहीं बेच रहा है जिसे धारा 52 के अनुसार उद्गम स्थान पर कर काटना होता है। यहाँ भी केवल माल का उल्लेख है, अर्थात कंपोजिशन डीलर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए टीडीएस काटना अनिवार्य नहीं है तो उस दशा में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल की पूर्ति की जा सकती है। ई, वह ऐसे किसी वस्तु के निर्माण में संलग्न नहीं है जो परिषद की अनुशंसा पर सरकार ने घोषित की है। ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जैसे आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू एवं उससे बने उत्पाद आदि जो कंपोजिशन डीलर नहीं बेच सकता, या बेचता है तो फिर वह कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता। वित्त बिल 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा व्यक्ति न तो आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति हो और न ही अनिवासी कर योग्य व्यक्ति हो। यह प्रावधान करने से पूर्व भी इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए नियम 5 के अनुसार कंपोजिशन योजना उपलब्ध नहीं थी, परंतु अब धारा 10 में स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। एक ही पैन वाले सभी व्यवसाय पर कंपोजिशन योजना लागू होगी। एक व्यक्ति के अनेक व्यवसाय हो सकते हैं या उसकी अनेक शाखाएं हो सकती है जिनका भिन्न भिन्न पंजीकरण होने से उन्हें अलग अलग व्यक्ति माना जाएगा। जहाँ एक से अधिक पंजीकृत व्यक्तियों की स्थायी खाता संख्या एक ही है, वहाँ ऐसा पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र तब तक नहीं बनेगा जब तक समान पीएन वाले सभी पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिशन योजना के अंतर्गत कर के भुगतान का विकल्प नहीं चुन लेते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक व्यवसाय या शाखा के लिए सामान्य करदाता एवं अन्य के लिए कंपोजिशन को कभी नहीं चुन सकता है। सेवा प्रदाताओं के लिए सरलीकृत योजना, सिंप्लीफाइड स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। वित्त अधिनियम 2019 में एक नई धारा 10 उपधारा 2A जोड़कर कंपोजिशन योजना से मिलती जुलती एक नई योजना सेवा प्रदाताओं के लिए प्रारंभ की गई है। इस योजना में किसी भी प्रकार का कोई नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसे
समझने के उद्देश्य से परिष्कृत योजना या विशिष्ट योजना या सरलीकृत योजना के नाम से बुलाएंगे। छोटे सेवा प्रदाताओं के लिए उपयुक्त। यह सरलीकृत योजना उन छोटे व्यापारियों के लिए लाई गई है जो या तो केवल सेवाओं की आपूर्ति करते हैं या माल और सेवाओं दोनों की आपूर्ति करते हैं। किसी कारण से धारा 10 में वर्णित कंपोजिशन योजना में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं 5 लाख रुपए या कुल आवृत्ति के 10% से अधिक है। इस योजना के महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है। इस अधिनियम में अन्यत्र चाहे कुछ भी प्रावधान हो या उसे ध्यान में न रखते हुए, परंतु धारा 9 उपधारा 3 एवं धारा 9 उपधारा 4 यह विपरीत कर के संबंध में है को ध्यान में रखते हुए, यदि एक पंजीकृत व्यक्ति धारा 10 उपधारा 1 एवं धारा 10 उपधारा 2 में वर्णित प्रावधानों या कंपोजिशन योजना के संबंध में न आता हो और उसका पिछले वित्त वर्ष में आवर्त 50 लाख रुपए से अधिक न हो, तो ऐसा व्यक्ति धारा 9 उपधारा 1 में यह फॉरवर्ड टैक्स अर्थात सामान्य कर ढांचा हेतु बनाई गई उप धाराएं हैं, वर्णित कर ढांचे के स्थान पर उस दर से कर चुका सकता है जो इस योजना के लिए निर्धारित हो, जो कि राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में किए गए आवृत्ति की 3% से अधिक नहीं होगी, बशर्ते ऐसा व्यक्ति ऐसे माल अथवा सेवा की पूर्ति में संलग्न न हो जिस पर इस अधिनियम में कर नहीं लगाया जाता। यह शर्त कंपोजिशन डीलर के लिए भी थी। इसमें पेट्रोल, डीजल आदि की आपूर्ति आती है। किसी माल अथवा सेवा की अंतर्राज्यीय जावक पूर्ति में संलग्न न हो। कंपोजिशन डीलर के लिए यह शर्त केवल माल के संबंध में थी, परंतु सरलीकृत योजना में माल एवं सेवाओं दोनों के लिए है। यद्यपि शर्त केवल जावक पूर्ति के लिए, अर्थात सरलीकृत योजना अपनाने वाले व्यक्ति भी अंतर्राज्यीय माल एवं सेवाओं की पूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। वह किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल अथवा सेवाओं का विक्रय नहीं कर रहा है जिसे धारा 52 के अनुसार उद्गम स्थान पर कर काटना होता है। यह शर्त भी वही है जो हमने पूर्व में कंपोजिशन डीलर पर डिस्कशन करते समय बात की थी, परंतु सरलीकृत योजना में यह शर्त माल एवं सेवाओं दोनों के लिए लागू की जाएगी। डी, वह ऐसे माल का निर्माण नहीं कर रहा हो या ऐसी सेवाओं की पूर्ति न कर रहा हो जिसकी घोषणा परिषद की सिफारिश पर सरकार ने की हो। यह शर्त भी कंपोजिशन डीलर पर लगाई गई शर्त के समान है। इस संबंध में अभी कोई निषिद्ध सेवाओं की घोषणा नहीं हुई है। निषिद्ध माल में, जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं, आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू एवं उससे बने उत्पाद है जिनका निर्माण एक सरलीकृत योजना अपनाने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। वह एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति अथवा कर योग्य अनिवासी न हो। धारा 10 उपधारा 2F एवं नियम 5 के अनुसार यह शर्त कंपोजिशन डीलर पर भी लागू होती है। एक ही पैन वाले सारे व्यवसायों पर सरलीकृत योजना एक साथ लागू होगी। यह स्कीम भी ठीक वैसी ही है जैसा हमने कंपोजिशन डीलर के मामलों में देखा था और इसकी व्याख्या पूर्व में की जा चुकी है। कर की दर, सरलीकृत योजना में कर की दर 6% है, जिसमें 3% CGST एवं 3% SGST होगा। दोनों परस्पर अपवर्जी योजना है। बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्कीम। धारा 10 उपधारा 2 में वर्णित कंपोजिशन योजना एवं धारा में वर्णित सेवा प्रदाताओं के लिए सरलीकृत योजना दो भिन्न भिन्न योजनाएं हैं। कोई भी व्यक्ति दोनों को साथ साथ नहीं अपना सकता है और एक ही पैन वाले सारे व्यवसायों में से कुछ के लिए एक एवं अन्य के लिए दूसरी योजना नहीं अपनाई जा सकती है। अर्थात एक व्यक्ति को एक ही पैन वाले सारे व्यवसायों के लिए या तो कंपोजिशन योजना अपनानी होगी या फिर सरलीकृत योजना अपनानी होगी। कभी कभी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंपोजिशन एवं सरलीकृत योजना में क्या अंतर होता है। तो आइए हम इनको विभिन्न आधारों को बनाते हुए हम इन दोनों में अंतर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला आधार लेते हैं वैधानिक ढांचा। कंपोजिशन योजना GST अधिनियम में प्रारंभ से ही धारा 10 उपधारा 2 में वर्णित की गई थी, जबकि सरलीकृत योजना 1 अप्रैल 2019 से वित्त अधिनियम 2019 द्वारा धारा 10 उपधारा 2A के द्वारा सम्मिलित की गई है।
दूसरा आधार लेते हैं, यह किन के लिए होती है। कंपोजिशन योजना उन माल की आपूर्ति करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए है जिनके द्वारा प्रदत्त सेवा का आवर्त 5 लाख रुपए या कुल आवर्त के 10% से अधिक नहीं होता है। जबकि सरलीकृत योजना उन सेवा प्रदाताओं के लिए है जो माल की आपूर्ति भी कर सकते हैं परंतु प्रदत्त सेवा का आवर्त 5 लाख रुपए से अधिक एवं कुल आवर्त के 10% से भी अधिक है। इस योजना का चयन केवल वे व्यक्ति करें जो कि कंपोजिशन योजना में नहीं आ पा रहे हैं। तीसरा आधार लेते हैं, होटल एवं रेस्टोरेंट के लिए योजना। कंपोजिशन स्कीम होटल एवं रेस्टोरेंट के कार्य में संलग्न सेवा प्रदाताओं के लिए भी है और उन पर सेवा के आवर्त की उक्त सीमा भी लागू नहीं होती है। जबकि सरलीकृत योजना उन सेवा प्रदाताओं के लिए है जो होटल एवं रेस्टोरेंट की सेवा प्रदान नहीं करते हैं। अगला आधार हम लेते हैं, कुल आवर्त की सीमा। इस योजना में वे व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं जिनका पिछले वित्त वर्ष में आवर्त 1.5 करोड़ रुपए विशेष राज्यों के लिए 75 लाख रुपए से अधिक न हो। जबकि सरलीकृत योजना में वे व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं जिनका पिछले वित्त वर्ष में आवर्त 50 लाख रुपए से अधिक न हो। इस योजना में विशेष राज्यों के लिए अलग से कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया है, यानी उन पर भी 50 लाख रुपए की सीमा ही लागू होगी। कर की दरें। कंपोजिशन योजना में व्यापारियों एवं माल के निर्माणकर्ताओं के लिए कर की दर 1%, होटल एवं रेस्टोरेंट में 5% निर्धारित की गई है। जबकि सरलीकृत योजना में सभी प्रकार के माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर समान कर दर है, ये वो है 6%। यहाँ पुनः स्मरण कर लिया जाए कि जब हमने कंपोजिशन स्कीम में 1% की बात की तो उसमें आधा यानी 0.5% CGST होगा और 0.5% SGST होगा। जहाँ होटल एवं रेस्टोरेंट के लिए हमने 5% की बात की तो 2.5% CGST होगा और 2.5% SGST। सरलीकृत योजना में जब हम 6% की बात करते हैं तो 3% CGST होगा एवं 3% SGST होगा। योजना से बाहर, आउट फ्रॉम स्कीम। अब यह दोनों योजनाओं में अंतर समझने के पश्चात हम अगले महत्वपूर्ण प्रावधान की तरफ बढ़ते हैं। उपधारा 1 या उपधारा 2A के अधीन किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया विकल्प उस दिन से जिस दिन वित्तीय वर्ष के दौरान उसका संकलित आवर्त उपधारा 1 या धारा 2A में निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, स्वमेव समाप्त हो जाएगी। हम इसको पुनः समझने का प्रयास करते हैं। कंपोजिशन स्कीम में यदि आवर्त 1.5 करोड़ रुपए या 75 लाख रुपए जैसा भी केस हो और सरलीकृत योजना में 50 लाख रुपए, यदि इस सीमा से जिस दिन आवर्त बाहर हो गया उसी दिन ये प्रावधान समाप्त हो जाएंगे उस व्यापारी के लिए। कर एकत्रित नहीं करेगा एवं कोई भी इनपुट कर जमा नहीं मिलेगी। कोई ऐसा कर योग्य व्यक्ति जिस पर उपधारा 1 या उपधारा 2A के प्रावधान लागू होते हैं, अर्थात जो कंपोजिशन स्कीम या सरलीकृत योजना में है, उनके द्वारा किए गए कर भुगतानों पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा और वह किसी इनपुट कर जमा का हकदार नहीं होगा, अर्थात उसे कर जमा नहीं मिलेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दी जाएगी। अर्थदंड, पेनल्टी। यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कर योग्य व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी उपधारा 1 और उपधारा 2A के अधीन कर का भुगतान कर दिया है, तो ऐसा व्यक्ति कम चुकाए गए कर के अतिरिक्त अर्थदंड का दायी होगा और उस पर धारा 73 और धारा 74 के उपबंध तथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और अर्थदंड लगाने के प्रावधान लागू होंगे। वित्त अधिनियम 2019 में धारा 10 उपधारा 5 के पश्चात 2 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं, परंतु उन्हें इस अध्याय के बाद में यानी अगले व्याख्यान में समझने का प्रयास करेंगे। कुल आवृत से आशय। कंपोजिशन योजना एवं सरलीकृत योजना में कुल आवृत का विशेष महत्व है। इस हेतु यद्यपि जीएसटी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 6 में कुल आवृत की परिभाषा दी गई है, परंतु कंपोजिशन योजना एवं सरलीकृत योजना के संदर्भ में इसे उसी रूप में नहीं लिया जा सकता, जैसा कि हम आगे एक विवेचना के रूप में इसे समझने का प्रयास करेंगे।
कुल आवृत्ति से आशय, धारा 2 उपधारा 6 की परिभाषा और कंपोजिशन स्कीम में आशय। कुल आवृत्ति से आशय निम्न के योग से है। नंबर 1, कर योग्य आपूर्ति का मूल्य, विपरीत कर योग्य कर लागू होने वाली आवक पूर्ति को छोड़ते हुए कर मुक्त पूर्ति, माल अथवा सेवाओं या दोनों का निर्यात और अंतर्राज्यीय पूर्ति। कंपोजिशन स्कीम में कुल कर योग्य आपूर्ति को सम्मिलित करेंगे। विपरीत कर तो आवक पूर्ति पर लगता है, जबकि आवृत्ति से आशय जावक पूर्ति से होता है। अतः विपरीत कर वाली आवक पूर्ति कुल आवृत्ति में सम्मिलित नहीं होगी। यद्यपि कंपोजिशन डीलर एवं सरलीकृत योजना में आने वाले व्यक्ति विपरीत कर चुकाएंगे। कर मुक्त माल एवं सेवाओं की जावक पूर्ति को कुल आवृत्ति में सम्मिलित किया जाता है, परंतु धारा 10 उपधारा 1 के स्पष्टीकरण के अनुसार कर मुक्त जमाओ, ऋण एवं अग्रिम को बढ़ावा देने के लिए दी गई ऐसी कर मुक्त सेवा को जिसका प्रतिफल ब्याज बट्टे के रूप में मिलता है, कुल आवृत्ति में सम्मिलित नहीं करेंगे। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यह अपवाद केवल इसी कर मुक्त सेवा के लिए है। शेष सभी कर मुक्त सेवाएं कुल आवृत्ति में सम्मिलित की जाएगी। इसी प्रकार निर्यात करने वाला व्यक्ति भी कंपोजिशन योजना या सरलीकृत योजना को अपना सकता है। स्पष्ट है कि उसके आवृत्ति में निर्यात को सम्मिलित किया जाएगा। कंपोजिशन योजना की यह आवश्यक शर्त है कि व्यक्ति माल की अंतर्राज्यीय आपूर्ति न करे, परंतु यह सेवाओं की अंतर्राज्यीय पूर्ति कर सकता है और ऐसा आवृत्ति सम्मिलित होगा। परंतु सरलीकृत योजना में आने वाला व्यक्ति माल और सेवाओं की अंतर्राज्यीय जावक पूर्ति नहीं कर सकता, तो यह स्पष्ट है कि यह कुल आवृत्ति में सम्मिलित नहीं होगा। यदि ये व्यक्ति अंतर्राज्यीय आवक पूर्ति कर सकते हैं तो भी कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आवृत्ति तो जावक पूर्ति का ज्ञात किया जाता है। आवृत्ति से आशय उस आवृत्ति से है जिसमें IGST, CGST, SGST एवं UTGST सम्मिलित न हो। यानी ये हम बात कर रहे हैं सामान्य, जहाँ पर GST के नियम लागू होते हैं। इस पॉइंट में इन धाराओं में भी कुल आवृत्ति की गणनाओं में ध्यान रखना होगा, जहाँ पर कंपोजिशन स्कीम या सरलीकृत योजना लागू की गई है। अनुसूची 3 में कुछ लेन देन दिए गए हैं, जैसे कर्मचारी द्वारा नियोक्ताओं को सेवा, अंतिम संस्कार के सामान का विक्रय आदि। इन्हें न तो माल की आपूर्ति माना जाता है और न ही सेवाओं की आपूर्ति माना जाता है। अतः ये भी कुल आवृत्ति में सम्मिलित नहीं होंगे और कंपोजिशन डीलर तथा सरलीकृत योजना में भी इन्हें कुल आवृत्ति में शामिल नहीं किया जाएगा। कंपोजिशन डीलर के लिए कुल आवृत्ति की सीमा वित्तीय वर्ष 2018-19 तक कंपोजिशन डीलर के लिए कुल आवृत्ति की सीमा 1 करोड़ रुपए थी, जिसे वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 1 अप्रैल 2019 से 1.5 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। परंतु विशेष राज्यों के लिए यह सीमा 75 लाख रुपए निर्धारित की गई है। संविधान के अनुसार विशेष राज्य, संविधान के आर्टिकल 279A में 11 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जो है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं जम्मू कश्मीर। इनमें से एक या अधिक राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। हाल ही में धारा 370 समाप्त करने के साथ ही जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है। इसके स्थान पर 2 संघ क्षेत्र जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख अलग अलग हो गए हैं। अब केवल 10 ही विशेष राज्य हैं। जैसा कि अध्याय 4 में वर्णन है, उपरोक्त में से केवल 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एवं त्रिपुरा के लिए न्यूनतम कर मुक्त आवृत्ति सीमा 10 लाख रुपए है, जबकि शेष भारत के लिए आवृत्ति सीमा 20 लाख रुपए है और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में यह 40 लाख रुपए है। विशेष राज्य, अन्य राज्य एवं संघ क्षेत्रों के लिए कंपोजिशन योजना में आने के लिए आवृत्ति सीमा, इन सबको हम अलग से समझने का प्रयास करते हैं। विशेष राज्य कुल 10, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड व त्रिपुरा, जिनके लिए न्यूनतम कर मुक्त आवृत्ति सीमा 10 लाख रुपए है, वहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए 75 लाख रुपए का टर्नओवर निर्धारित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय एवं सिक्किम, जहाँ पर न्यूनतम कर मुक्त सीमा 20 लाख रुपए है,
चाहे ये केवल माल की बिक्री करें, वहाँ पर भी कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए निर्धारित सीमा 75 लाख रुपए निर्धारित की गई है। शेष 2 विशेष राज्य आसाम एवं हिमाचल प्रदेश, यदि ये केवल माल की आपूर्ति करें तो कर मुक्त सीमा 40 लाख रुपए है, अन्यथा 20 लाख रुपए होती है। वहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए आवृत की सीमा 1.5 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। संघ क्षेत्र जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख सहित सभी संघ क्षेत्रों में भी सीमा कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए 1.5 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है और भारत के शेष रहे सभी राज्यों के लिए भी जो निर्धारित सीमा है वह 1.5 करोड़ रुपए कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए तय की गई है। जीएसटी अधिनियम की धारा 22 में केवल 4 राज्यों को विशेष राज्य माना गया है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, और इसीलिए इनकी न्यूनतम कर मुक्त सीमा 10 लाख रुपए रखी गई है। यद्यपि कंपोजिशन स्कीम के लिए आवृत सीमा तय करते समय 75 लाख रुपए की सीमा में 4 और विशेष राज्यों को सम्मिलित करते हुए 8 राज्यों के लिए 75 लाख रुपए की सीमा तय की गई है। इस प्रकार से न्यूनतम कर मुक्त सीमा परिस्थिति अनुसार 10, 20, 40 लाख रुपए हो सकती है एवं कंपोजिशन योजना में आने के लिए सीमा 75 लाख रुपए या 1.5 करोड़ रुपए हो सकती है। ये हमने प्रावधान पढ़े कंपोजिशन स्कीम और सरलीकृत योजना से संबंधित। कुछ और नियमों के बारे में अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।